So hi everyone. Today's video is related to Hardy-Weinberg principle. ये एवोल्यूशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इसको हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. ये वैसे भी सभी कॉम्पिटिशन्स इट्स अबाउट नीट एज वेल एज आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें इसके कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर पूछा जाता है. इसके लिए मैंने इसलिए अलग से वीडियो बनाई है अपार्ट फ्रॉम एवोल्यूशन का मेन चैप्टर. तो यहाँ से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इसको कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट. तो सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन जेनेटिक्स. ये जो है पूरा प्रिंसिपल ये दो मैथमेटिशियंस के बेसिस पर उन्होंने इसको बताया है कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन या कोई भी स्पीशीज की पॉपुलेशन जो लार्ज साइज है इट शुड बी लार्ज सैंपल साइज एंड इट शुड बी फ्रीली रिप्रोड्यूसिंग, यानी वो फ्री फ्लो ऑफ एलील्स हो, जीन का फ्लो बड़ा इजी हो, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट ट्रांसफर में कोई भी गैप या आप कह सकते हैं ड्रिफ्ट नहीं है. तो उस केस में ये प्रिंसिपल एक्ट करता है. तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. इन अ लार्ज रैंडम मेटिंग population, genotype and allele frequencies remains constant from one generation to the next generation. So what we understand, this state of perfect equilibrium only holds true in the absolute absence of evolutionary influences. ये कहना चाहता है, this caveat box wants to say that what is the alarming situation is कि ये तभी possible है, the warning is कि तभी possible है कि जब कोई भी evolutionary forces, यानी एवोल्यूशनरी फोर्स, हम 5 एवोल्यूशनरी फोर्स डिस्कस करेंगे कि वो इस पॉपुलेशन पे एक्ट ना करे, तभी ये पॉसिबल है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. मैथमेटिकल मॉडल ऑफ इक्विलिब्रियम. यहां पर हम देखना चाहते हैं ऑलवेज कैलकुलेट द क्यू स्क्वायर फर्स्ट इन एग्जाम्स. द रेसेसिव फिनोटाइप इज द ओनली वन विद अ नोन विजिबल जीनोटाइप, क्योंकि हम जानते हैं कि रेसेसिव कंडीशन में वो होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस कर सकता है. So it is a equilibrium of alleles, that is P plus Q is equal to 1, जहां पर P को डिनोट करते हैं frequency of dominant allele और Q होता है frequency of recessive alleles. जीनोटाइप में कहते हैं P square homozygous dominant capital A 2PQ heterozygous capital A small a और Q square होगा homozygous recessive small a. So that is an equilibrium. The 7 rules of perfect equilibrium is possible. How? So इसमें only sexual reproduction हो, random mating allowed हो, indefinitely large size population हो, diploid entities हो, non-overlapping generations, equal allele frequency in sexes, zero interference, no gene flow, selection, mutation, तभी ये equilibrium core काम करेगा. That is P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. So breaching even one of these condition, breaching मतलब किसी भी एक रूल को तोड़ने से भी एवोल्यूशन होगा, नया स्पीशीज आने की फाउंडेशन होगी. So breaching even one of these conditions pushes the population out of Hardy-Weinberg proportions and triggers evolution. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन जेनेटिक्स क्या क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, तो लेट्स स्टडी कि कैसे. कंप्लीट डोमिनेंस देखने के लिए कि कैलकुलेटिंग ट्रू एलील फ्रीक्वेंसीज व्हेन कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल, यानी होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आर विजुअली इनडिस्टिंग्विशेबल, तब हमें ये हेल्प करता है. मेथड इज वर्क बैकग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम द विजुअली डिस्टिंक्ट स्मॉल ए रेसेसिव इंडिविजुअल्स. रेसेसिव दिख जाते हैं लेकिन डोमिनेंट में वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है हमें पता नहीं चलता. टेस्ट क्रॉस हम कर नहीं सकते, वो पेन पेपर में होता है. इट्स अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल. तो यहाँ पे ये फॉर्मूले काम करता है. मल्टीपल एलील्स एक्सपैंडिंग द बाइनोमियल टू अ ट्राइनोमियल फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स, जिसमें आप ब्लड ग्रुप्स का मैं एक एग्जांपल आपके लिए लाई हूं. फॉर्मूला ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप्स इज P plus Q plus R whole square is equal to 1. Harmful recessive alleles के बारे में, estimating the hidden genetic danger in a population. Application finding the exact frequency of hidden carriers जो कि होते हैं heterozygous condition में. 2PQ for diseases like cystic fibrosis. तो ये इसके practical applications है. 5 evolutionary disruptors: gene flow, the mixer; natural selection, the optimizer; the non-random mating, the isolator; genetic drift, the randomizer; and the gene mutation, the raw material. तो ये हार्डी-वेनबर्ग के इस शेल को तोड़ देता है. So natural population persistently depicts genetic variations.
अगर हम देखें, इफ अ पॉपुलेशन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, वन ऑफ दीज 5 फैक्टर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन दैट. नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्टर नंबर 1, द जीन म्यूटेशन. म्यूटेशंस हमने कौन से चैप्टर्स में पढ़े? हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा है, हमने मॉलिक्यूलर में भी पढ़ा है. मैकेनिज्म क्या है? स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जर्म सेल्स, क्योंकि वही हेरिटेबल होते हैं. मैथमेटिकल इंपैक्ट क्या होगा? माइल्ड एंड इनक्रेडिबली स्लो ऑन इट्स ओन. द स्टैंडर्ड रेट ऑफ म्यूटेशन इज ओनली 10⁻⁻4 टू 10⁻⁸. मतलब इतना स्लो है ये, इसकी इतनी ही चांसेस है, क्योंकि मोस्टली हम डीजेनरेसी वाले फैक्टर से, जेनेटिक कोड में भी म्यूटेशन से बच जाते हैं. थर्ड वाला जो है ट्रिपलेट कोडोन, वो मोस्टली आपके यूसीएजी के वजह से मोस्टली दे आर गिविंग सेम अमीनो एसिड का कोड, तो इसलिए वो बच जाता है. तो दैट इज व्हाई टू हैव अ म्यूटेशन इज दिस मच इफेक्ट. एवोल्यूशनरी रोल क्या है इसका? The ultimate source of all new genetic variations, particularly in unicellular, but we are talking about here mass sexually reproducing organisms only. तो इसमें हम देखते हैं कि recurrent mutation conserve alleles in a population's gene pool even against strong natural selections. So frequency change you can see here. Disruptor 2 is a gene flow and migration. आप देख सकते हैं population A में से कुछ B में गया, B से कुछ A में आया. So what happens in this migration, E migration and M migration? Mechanism and impact is the physical transfer of genes from one population to another. That is the herd migration. पूरा का पूरा एक cattle का herd migrate हो गया. Pollen blown by the wind. It tends to homogenize, यानी कोशिश करता है फिर भी हार्डी वेनबर्ग की इसको होमोजीनियस कंडीशन या बैलेंस्ड एलील्स बना दे. होमोजेनाइज द डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस, मेकिंग एन एलील फ्रीक्वेंसी मोर सिमिलर ओवर द टाइम. अब इसमें आपको एक कीवर्ड ध्यान रखना है. The von Hult effect represents non-random mating due to subpopulation structures. So when isolated population merge, homozygosity decreases relative to the combined Hardy-Weinberg expectations. Disruptor 3 होता है genetic drift, random changes in the allele frequency purely by chance, highly impactful in small populations. So यहाँ पे हम bottleneck effect पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि drastic पॉपुलेशन रिडक्शन होती है. जैसे ये बॉटलनेक्स में से कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ आ गए, तो ये फाउंडर्स है न्यू पॉपुलेशन में, थोड़े ही माइग्रेट हो पाए, कुछ पहुंच गए एंड दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो. सो नेचुरल डिजास्टर हो गया, लीव्स अ सर्वाइविंग जीन पूल दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वंस. अब ये नए बनेंगे, ये फाउंडर इफेक्ट्स होते हैं. सिमिलरली बॉटलनेक इफेक्ट उसी को कहेंगे जहां पे एक सर्वाइवर्स है. फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है? दिस इज बॉटलिंग ऑफ कोर्स. फाउंडर इफेक्ट में क्या होगा कि एक छोटा सा पैच माइग्रेट होकर किसी आइलैंड में चला गया और आइलैंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट शो कर गया, तो वो अब नए हैं, नए जगह नया अपना खुद का निश बनाएंगे. अ स्मॉल ब्रेक अवे ग्रुप फॉर्म्स अ न्यू पॉपुलेशन लूजिंग द ओरिजिनल जेनेटिक डाइवर्सिटी. This often leads to highly prevalent genetic diseases in the isolated group. Natural selection, that is, individuals with advantageous traits have higher survival and reproductive rates, rapidly changing the allele frequency. So stabilizing selection, directional selection, disruptive selection, ये 3 तरह के selections होते हैं. So original population में क्या होता है? The original population रह जाती है और after the selection जो extremes हैं, जो rare हैं, जो original से काफी हटके हैं, उनको हटा देता है nature. So it favors the average phenotype, like optimum human birth weight around 7.3, you know, in case of IBS. So that is basically we're talking about कि medium weight वाले बच्चे बढ़ जाते हैं, वरना overweight और underweight वाले बच्चों का neonate death हो जाता है, NMR. Directional selection होता है जैसा कि human का brain या humans, इसमें होता है कि original population में ही different features को select करके वो better होते जा रहे हैं. So after selection the population has shown some changes. So favors one extreme phenotype, industrial melanism and Biston Bitillaria. और DDT रेजिस्टेंस इसी का एग्जाम्पल है कि वो मॉस्किटोज या इंसेक्ट्स जो बच गए हैं केमिकल अटैक से. डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन होता है जिसमें ओरिजिनल पॉपुलेशन सरवाइव नहीं करती है, उसके जो वेरिएंट्स हैं वो सरवाइव कर जाते हैं. ठीक है, सो इसमें आफ्टर सिलेक्शन, so it favors both extremes, splitting the population into subpopulation. Shell patterns in limpets, यानी कि mollusk के shells. Original shells की डिजाइन नहीं रही,
ओरिजिनल पेरेंट्स का नहीं रहा, लेकिन जो नए नए वेराइटीज है उनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रप्टर नंबर 5, नॉन रैंडम मेटिंग एंड रिकॉम्बिनेशन। रैंडम मेटिंग जिसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं कि कोई किसी से मेट नहीं कर सकता, कोई बैरियर नहीं है, दे आर फ्रीली मेटिंग विद ईच अदर इन अ पॉपुलेशन। सो उससे क्या होता है, एवोल्यूशन में नए स्पीशीज नहीं बनते हैं। मैकेनिज्म और इम्पैक्ट इसका यही रहता है, इट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल चूज मेट्स based on specific phenotypic traits, or mating is restricted to a local group, rapidly increases the homozygosity of genes across the population, striping away the 2pq heterozygous buffer, क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम, इनब्रीडिंग या नॉन रैंडम, जेनेटिक एक्सचेंज बाय रिकॉम्बिनेशन इज डिस्टर्प्टेड, linked alleles on the same chromosomes का inheritance together more often than expected, forming super genes, breaking the independent assortment rules। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया कि इनब्रीडिंग करते रहे, नॉन रैंडम, सो विद इन द सेम पॉपुलेशन अगर मेटिंग हो रही है तो नया कुछ आउटब्रीड यानी कि नया कोई एलील उस पॉपुलेशन में एंटर ही नहीं कर रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इसलिए एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। Now let's discuss the mastery of the Hardy-Weinberg numericals, HW numericals, 5 high yield neat problem step by step मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो इसमें सबसे बड़ा गोल्डन रूल क्या है? The golden rule is that before doing any math, always identify if the exam question is giving you the allele frequency P या Q पूछा है, और द phenotype और द genotype frequency population पूछा है, P square या Q square। So miss identifying the starting variable is the नंबर 1 स्टूडेंट एरर, कि हम ये नहीं पता कर पाते पूछा क्या है, तो हमें ये नहीं पता हमें क्यू स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है या पी दिया हुआ है। पी कभी नहीं देंगे आपको, हमेशा क्यू देंगे, रेसेसिव क्यू देंगे या फिर क्यू स्क्वायर, आपको या तो रेसेसिव एलील देंगे या फिर रेसेसिव पॉपुलेशन देंगे, आपको वो जज करना है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंडिंग द एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेसेसिव phenotype small a is 0.16. So calculate the frequency of the dominant allele capital A. So recessive phenotype Q square is 0.16. Solution 1, step 1, find the recessive allele Q is square root of 0.16, जिसका आंसर है 0.4, and P plus Q is equal to 1, तो आप 1 से माइनस करो 0.4 को, it becomes 0.6. So the answer is the frequency of the dominant allele A is 60%. न्यूमेरिकल 2 इज कैलकुलेटिंग द हेट्रोजाइगोट्स, दैट इज 2pq। अगर हेट्रोजाइगोट है तो 2pq सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए आपको p और q दोनों पता होना चाहिए। सो लेट्स सी, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 शो द रेसेसिव ट्रेट, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस? सो टोटल पॉपुलेशन इज 1000, रेसेसिव ट्रेट इज q स्क्वायर, सो 360 अपॉन 1000 इज 0.36। तो कैसे हमने इसको सॉल्व किया? सॉल्व फर्स्ट स्टेप, q इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.36, दैट इज 0.6, and then 1 से माइनस किया तो p आ गया 0.4. Find the heterozygote frequency 2 into p into q, that becomes 2 into 0.4 into 0.6 is 0.48, and now multiply by the total population, 0.48 into 1000 is 480. So 480 individuals are expected to be heterozygous. Third is harmful recessive traits carriers, hidden carriers in a population. So cystic fibrosis is an autosomal recessive disorder affecting 1 in 2500 babies. So what is the frequency of carriers in this population? Carriers का मतलब वो 2pq heterozygous. So frequency of affected is q square, that is 1 upon 2500, that is 0.0004, and that is a square root 0.02, एंड तो ऑब्वियसली आपने p कैसे कैलकुलेट किया? 1 से माइनस करके 0.98. सो कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 2pq, सो यू गेट इट, multiply that and you get it 0.0392. So approx 3.92%, because आप into 100 करोगे population frequency के लिए. So it is 3.92% of the population are carriers, roughly 1 in 25. Next comes a numerical 4, complete dominance. That is, you're talking about the dominance. Complete dominance में आपको क्या लेना पड़ेगा? p square और 2pq को total लेना पड़ेगा in the entire population. So in a specific plant population, 84% of the plants have the red flowers dominant, 16% have white flowers recessive. What percent of the population is homozygous dominant? So here it is red p square plus 2pq, total 0.84, white is q square 0.16. So warning is never start with the dominant trait. Always try to find out the q as usual. Q is
square root of 0.16, it is 0.4. So P is 0.6. So homozygous dominant हुआ P square, 0.6 का whole square, 0.36. So it is 36% of the plants are homozygous dominant. और अगर heterozygous पूछा है तो 2pq करके आप निकाल सकते हैं, which is already given 84%. मल्टीपल एलील्स के लिए फॉर्मूला बदल जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप्स में. बी वेरी केयरफुल. इट इज P plus Q plus R whole square, and it's see that P square plus Q square plus R square plus 2PQ plus 2PR plus 2QR is equal to 1. So in a population, the allele frequency for the ABO blood group is, for A it is P.3, for B is Q is 0.2 and I is R.5. तीनों को हमें एक एक डिनोट करना पड़ता है. पी क्यू आर वैसे ही कोडोमिनेंट है. नाउ कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड frequency of individuals with blood group O and blood group AB. So given it is P.3, Q.2 and R is 0.5. So you have to verify this as 1. So blood group O is homozygous recessive. So it is R square 0.5 whole square 0.25. Blood group AB heterozygous, take the 2PQ. 2 into P into Q is 0.12. So answer is 25% is blood group O and 12% is group AB. Next is how to master this. Let's have the cheat sheet. So first is the math. Alleles में P plus Q is equal to 1. Always solve for Q first. Genotypes के लिए P square plus 2P plus Q square is equal to 1 in case of the population. How it is showing the population का phenotypes. Remember it is phenotype here. हमें phenotypes पता करना है. Right? So this is the phenotypes. Now the rule is hold the true only in large isolated random mating population with no mutation or selections. So the 5 disruptors, remember the third stage, mutations, नए genes बनते हैं उसमें, gene flow जिसमें migration होती है, genetic drift, small population बन जाती है और damage हो जाती है, the population size reduces, selection survival का advantage लेता है और non-random mating inbreeding कराएगा. So what is the final takeaway? If a population is not in a Hardy-Weinberg equilibrium, evolution is actively